नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। मैं सीए नीरज शर्मा आपको आज एक रीवैल्यूएशन के टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीवैल्यूएशन किस टर्म में यूज किया जा रहा है उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये क्या होता है। जब भी फर्म को कोई नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस समय जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि जो नया पार्टनर आएगा वो एसेट्स के अंदर उसका हिस्सा भी होगा, एंड जितना भी हिस्सा होगा तो वो करेक्ट अमाउंट के ऊपर उससे हमें पैसा मंगवाना है। अगर हम अपनी चीज का बंटवारा करेंगे तो उसका उस अमाउंट पे बंटवारा करेंगे जिस अमाउंट पे उसकी मार्केट वैल्यू है, ना कि उस अमाउंट पर जिस अमाउंट पे हमने खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त दुबई से एक फोन लेकर आ गया, आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर आ गया। अब वहां पर वो फोन उसको मिला 80 से 90 हजार रुपए में, और इंडिया में उसका प्राइस है 1,30,000। अब यहाँ पर अगर वो उसको रीसेल करता है अपने ही किसी ग्रुप में, तो उसके दोस्त बोलते हैं तू तो 90 हजार का लेकर आया है, तो हमें उसी हिसाब से इसका प्राइस लगा कर दे। लेकिन उसका कहना क्या होगा कि आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 90 हजार के उस हिसाब से प्राइस थोड़ी मिलेगा, आपको इंडिया के रेट के हिसाब से प्राइस मिलेगा, जो कि 1,30,000 है। तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी वाली बात आ रही है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी यही अप्रोच के साथ आता है। लेकिन पुराने पार्टनर्स को ये ध्यान रखना होता है कि उनकी जितनी भी एसेट्स हैं फर्म के अंदर, तो उतनी एसेट्स एकदम फेयरली प्राइस्ड होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर नया पार्टनर अपना हिस्सा लेकर आएगा फर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन खरीदी हुई थी पुराने पार्टनर्स ने, और इस मशीन के अंदर एक चिप लगती है। उस चिप का प्राइस अब बढ़ गया है, उस वजह से इस मशीन का प्राइस भी ड्रास्टिकली बढ़ गया है। जब खरीदी थी तो बुक्स में रिकॉर्ड की थी 1,00,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन को अभी एक बार इग्नोर कर देते हैं, डेप्रिसिएशन के ऊपर बाद में जाएंगे। मशीनरी खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, लेकिन उस चिप का प्राइस बढ़ने से अब इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई है 1,80,000। तो जो ये 80,000 रुपए का अमाउंट है जो बढ़ा है, अब पुराना पार्टनर आएगा और वो मशीनरी में भी उसका हिस्सा होगा, तो वो मशीनरी इस रेट पे हिस्सा लेगा या इस रेट पे हिस्सा लेगा। यहां पर बात आ जाती है रीवैल्यूएशन की। इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तब पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को रिवैल्यू किया जाता है कि लायबिलिटी की प्राइस भी घट या बढ़ सकती है, उसी के हिसाब से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। मशीनरी यहाँ पर 1,80,000 आई, सपोज करते हैं कि यही एक एसेट है फर्म के अंदर मशीनरी, तो 1,00,000। अब नया पार्टनर आएगा, अब दो पार्टनर ऑलरेडी थे जिन्होंने 50-50 हजार रुपये लगाकर ये मशीनरी ली थी। लेकिन नया पार्टनर आता है, वो बोलता है कि मैं 1,00,000 की मशीनरी थी, मैं 33,000 रुपये दे देता हूं। हम सभी का रेशियो बराबर हो जाएगा। 3 में जब डिवाइड करूंगा, 1,00,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 33,000 समथिंग अमाउंट आएगा। वो 33,000 रुपये मैं दे देता हूं और फर्म में मशीनरी में मेरा भी हिस्सा बराबर हो जाएगा। तब पुराने पार्टनर्स ये बात उठाएंगे कि जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,80,000। अब तुम भी इसमें हिस्सा चाहते हो तो तुम इसका 1/3 दोगे ना हमें, 60,000, जो कि एक करेक्ट अमाउंट है। अगर पुराने वैल्यू के ऊपर
नया पार्टनर ले जाता तो 33,000 रुपये की उसको लागत लगती, अब उसको देने पड़ेंगे 60,000, पूरा 27,000 के राउंड यहाँ पर एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन सही तरीके से किया है पुराने पार्टनर्स ने, एंड पुराने पार्टनर्स लॉस नहीं खाना चाहते हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल के जरिए आपको रीवैल्यूएशन का एक पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रीवैल्यूएशन, क्यों किया जाता है जब नया पार्टनर आता है। इसलिए कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको नुकसान ना हो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की मार्केट वैल्यू का, या फिर जो नए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर दूसरा केस सोचते हैं इसकी वैल्यू घटकर हो गई है 60,000, चिप सस्ती हो गई, तो उस केस में जो 40,000 का फायदा है, अब इस केस में पुराने पार्टनर सब चाहेंगे कि ये बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी वैल्यू के ऊपर ये पार्टनर आ जाए, लेकिन वहां पर नए पार्टनर को नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर भी रीवैल्यूएशन करना जरूरी है। अब एक जर्नल एंट्री समझ लेते हैं कि क्या होगी इसकी। जब भी एक, जैसे हमारा 1,80,000 वाला एग्जांपल समझ लेते हैं, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट को डेबिट किया जाता है, तो यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहां पर एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। मशीनरी को मैंने डेबिट कर दिया 1,80,000 से करूंगा, ना कि 1,80,000 से, क्योंकि जितने की वैल्यू बढ़ी है उतनी अमाउंट से ही मैं उसको डेबिट करूंगा, ना कि पूरे की पूरी अमाउंट से उसको डेबिट करूंगा। मशीनरी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस बात से एक पता लगाया जा सकता है कि रीवैल्यूएशन जब क्रेडिट होता है, जब क्रेडिट किया जाता है, तो यानी कि तब फर्म को फायदा हो रहा है, फर्म को उस मोमेंट पे फायदा हो रहा है, या रीवैल्यूएशन गेन भी इसको बोल सकते हैं जब भी क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन एट द एंड में अकाउंट एक ही बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं। रिवॉल्यूशन टू, तो बाय मशीनरी, $80,000, इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 1,00,000 से 60,000 उसकी वैल्यू होती, तब जर्नल एंट्री क्या होती, तब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट किया जाता टू मशीनरी, तब यहां पर 40,000 से मशीनरी की जो वैल्यू है वो घट गई थी, तो 40,000 से हम इसको क्रेडिट कर रहे थे, तो टू मशीनरी आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो ये था एक एग्जाम्पल जो मैंने खुद से बताया है आपको। अब चलते हैं, आपकी सीबीएसई की बुक का एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एंड उसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक के अंदर का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई ने अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रीवैल्यूएशन का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन पॉइंट क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब यहां पर एक मैं ऐड कर लेता हूं स्लाइड जहां पर अपने को जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। ये बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट है ए एंड बी की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ए का 3, बी का 2। बैलेंस शीट है ए एंड बी की, जिसके अंदर आपको एसेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कैश दिया गया है 3,000, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है वो, स्टॉक अपने पास स्टॉक रखा हुआ है 15,000 का, फर्नीचर रखा हुआ है 10,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 की। उसके बाद में लाइबिलिटी साइड पे देख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है 20,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स के हैं। कैपिटल्स दी गई हैं पार्टनर की ए और बी की, 20,000 30,000, ये दोनों की कैपिटल्स दी गई है। अब इन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या चेंज है
उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं अगले पेज के ऊपर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये है एडजस्टमेंट्स, तो एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एंड उसका सॉल्यूशन करेंगे साथ ही साथ में। ऑन दैट डेट C is admitted into the partnership on the following terms। एक नया पार्टनर जो C आया है वो 15,000 रुपये तो लेकर आएगा कैपिटल के, एंड 5,000 रुपये लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के, एंड C का जो हिस्सा होगा वो 1/5 शेयर होगा, सॉरी 1/6 शेयर होगा पूरी फर्म के अंदर। पूरी फर्म का जितना भी शेयर है उसमें से 1/6 हो जाएगा C का, एंड रिमेनिंग 5/6 रह जाएगा बाकी दोनों पार्टनर्स का। तो सबसे पहले जो कैपिटल लेके आया है C, उसके लिए जो एंट्रीज करनी है वो कर लेते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ A एंड बी इनकी फर्म का नाम है। तो सबसे पहले जब कैश लेकर आया पार्टनर, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो लेकर आया है। तो कैश कितना लेकर आया है आइए देख लेते हैं। 15,000 कैपिटल के नाम पे और 5,000 प्रीमियम के नाम पर वो कैश लेकर आया है। तो यानी 20,000 रुपये टोटल कैश लेकर आया है, जिसमें से कैपिटल के लिए है 15,000, 5,000 है गुडविल के प्रीमियम के लिए। अब ये गुडविल का प्रीमियम क्या होता है हमने पीछे क्लासेस में डिस्कस किया था गुडविल वाली क्लास के अंदर, एंड इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है पुराने पार्टनर्स के अंदर इसको ले जाना है। कौन से रेशियो में ले जाना है? सैक्रिफाइस रेशियो में ले जाना है। अब सैक्रिफाइस रेशियो में ले जाने के लिए हमको सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और न्यू रेशियो के लिए हमको दिया गया है कि C जो पार्टनर है वो 1/6 शेयर के लिए आया है। तो C का तो हो गया 1/6 एंड रिमेनिंग बचा है 5/6। जिसको A एंड B अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि है 3:2। तो 5/6 का 3/5, 5/6 का 2/5। ये A और B ने अपने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो इनके हिस्से में जो रेशियो बचा वो रेशियो इन्होंने अपने पुराने ही रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 15/30, 10/30, एंड इसको भी अगर 1/6 को C जो है इसको भी अगर 30 के उसमें कन्वर्ट करना है तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30। तो न्यू रेशियो आ गया 15, 10 और 5। 15, 10 और 5, ये न्यू रेशियो आ गया हमारा। ये न्यू रेशियो आ गया। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2। तो अब हमको कैलकुलेट करना है A का सैक्रिफाइस रेशियो। A का ओल्ड रेशियो था 3/5, जिसमें से न्यू रेशियो इसका मिला है 15/30। 15/30 या फिर इसको बोले 5×3=15, 5×6=30, ये इसको मिला है। एंड 30 इसका एलसीएम आएगा क्योंकि काटने की जरूरत नहीं थी। 5×6=30, कॉमन टर्म 5×3, 6×3=18, 6×5=30, 5×3=15। 3/30 सैक्रिफाइस रेशियो। B का जो सैक्रिफाइस रेशियो है 2/5 माइनस 10/30 इनका न्यू रेशियो आया था। 30 एलसीएम 5×6=30, 6×2=12,
-10, 2/30। तो यहाँ पर इनको जो रेशियो मिला है, जो इनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इनका, वो सेम है इनके ओल्ड रेशियो से। अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया आपको बताने के लिए कि जब भी पुराने पार्टनर्स जो रिमेनिंग शेयर है उसको अपने ओल्ड रेशियो के अंदर जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुराने पार्टनर्स जब भी अपने रिमेनिंग शेयर जो उनको मिला है उसको ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी हमेशा उनके ओल्ड रेशियो जैसा ही आएगा, सेम टू सेम। तो 3:2 इनका यहाँ पर ओल्ड रेशियो आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब गुडविल प्रीमियम की अमाउंट थी 5,000, 3/2 में इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3,000 और 2,000, ये ए एंड बी की अमाउंट मिल गई। तो अब इनको यहां से हटा देते हैं, अगली एंट्री पे आते हैं जो कि होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को जो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 5,000, पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो 3,000 2,000 में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, 3,000 और 2,000। ये था पार्टनर्स के एडमिशन वाली बात। अब करते हैं रीवैल्यूएशन वाला पार्ट जो है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट के साथ। पहली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो सबसे पहले स्टॉक की बात की गई है। स्टॉक का कहा है कि रिड्यूस कर दीजिए 10% से। स्टॉक की वैल्यू थी 15,000, 15,000 को रिड्यूस करना है 10% से। तो इसकी स्टॉक की वैल्यू है 15,000 लेस 10%, 1500। किसी भी आइटम का अगर 10% निकालना है तो उसके आगे की एक जीरो लगा दीजिए, हटा दीजिए, या फिर एक पॉइंट लगा दीजिए। तो 1500 यहाँ पर इसका अमाउंट रिड्यूस हो गया, तो अमाउंट आ गया 13,500 रिमेनिंग अमाउंट, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो अब हमको इस अमाउंट से कुछ नहीं करना, इस अमाउंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए जब एसेट कोई भी घटती है तो वो क्रेडिट की जाती है टू स्टॉक, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,500 रुपये से। वो इसलिए कि स्टॉक की वैल्यू घट गई है 1,500 रुपये से, इसलिए रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। एंड स्टॉक जो कि एसेट है, जब भी एसेट की वैल्यू घटती है तो वो क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद अगली एंट्री पर आते हैं। स्टॉक की बात होगी। प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है उसको एप्रिशिएट कीजिए 10% से। तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू देख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इसकी एप्रिशिएट करते हैं 10% से, 10% से। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 30,000, उसमें ऐड कर दीजिए रिवैल्यूएशन गेन, %10। किसी भी वैल्यू का 10%, एक पॉइंट लगा दीजिए, 33,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्रिसिएशन के बाद में। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा क्योंकि मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर डेबिट होने वाली है। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी वो डेबिट होएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेट अभी तक फायदा हो गया है रिवैल्यूएशन की वजह से। स्टॉक की वजह से 1,500 रुपये का नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन से 3,000 का फायदा हुआ, मशीनरी से 3,000 का फायदा हुआ। तो नेट अभी तक 1,500 रुपये गेन में हम लोग चल रहे हैं रिवैल्यूएशन की वजह से।
उसके बाद में फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000। फर्नीचर की वैल्यू थी 10,000, रीवैल्यू करके हो गई 9,000, यानी 1,000 का नुकसान। 1,000 के नुकसान को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो जब भी एसेट की वैल्यू गिरेगी तब रीवैल्यूएशन डेबिट और एसेट की वैल्यू क्रेडिट। अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये से, क्योंकि 10,000 रुपये की वैल्यू थी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन एडजस्टमेंट में दी गई है 9,000 रुपीज टू फर्नीचर। अगली एडजस्टमेंट्स, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5%। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स देख लेते हैं। 12,000 के सन्ड्री डेटर्स हैं, इनके ऊपर 5% का डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। डाउटफुल डेट क्या होता है कि हमने उधार में जो सामान बेचा है उसमें से हमको आइडिया है कि 5% जो है अमाउंट वो नहीं आएगा, तो उसके लिए एडवांस में एक प्रोविजन बुक कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक नुकसान टाइप का ही माना जाता है। तो यहां पर जब भी नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन एंड 12,000 का 5%, 5%, 20, 120, 600, 600 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसके बाद में कहा गया है ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक खर्चा था जो कि पहले नहीं डाला गया था अकाउंट्स के अंदर। हम इसको यही मानेंगे, तो इसको अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो अभी हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही कर देते हैं। रीवैल्यूएशन टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये पहले नहीं होगा, अभी आ गया होगा, इसलिए इसको हम खर्चे में डाल दे रहे हैं रिवैल्यूएशन के थ्रू। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी 1,000 रुपए की, जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी है बुक्स के अंदर। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की गई होगी, तो यानी कि वो नुकसान हो रखा था लेकिन उसको ठीक करना है तो फायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 1,000 से टू रिवैल्यूएशन। लास्ट में क्रेडिटर्स ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। कोई देनदारी थी, वो अब हमसे पैसा शायद नहीं लेंगे 100 रुपए की अमाउंट का, तो वो भी एक फायदा हुआ है। तो क्रेडिटर्स को डेबिट करो, क्योंकि जब भी लाइबिलिटी की अमाउंट घटती है तो उस समय उसको डेबिट किया जाता है। क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ₹100। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा था, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमको अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप सिंपली एक काम कीजिए, बस जो जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं वही सब डालनी है। स्टॉक रिवैल्यूएशन जो जो टू की साइड आएगा वो सबसे पहले लिख लेते हैं। टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन, टू इलेक्ट्रिसिटी।
अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का था 200 का, प्रोविजन 600 का, फर्नीचर 1000 रुपीज़ का, स्टॉक 1500 का। अब जो जो फायदा हुआ था वो भी लिख लेते हैं। बाय मशीनरी सिर्फ एक ही था, बाय मशीनरी 3000, बाय इन्वेस्टमेंट बाय क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 100 रुपीज़। इनका टोटल करते हैं 4100, इनका टोटल 1500, 25, 25, 6, 31, 31 और 200 3300, 3300 में से 41 गए, इकतालीस सौ में से 3300 गए, 800, 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। एक्चुअली गेन और प्रॉफिट में क्या अंतर है समझ लीजिए। गेन जब भी कोई एसेट्स हमारे पास ही रखी हुई हैं और उनकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई यानी इंक्रीमेंट हो गया, तब वो गेन माना जाता है। और जब हम उसे बेचते हैं और हमारी जो बुक प्राइस है उससे ज़्यादा अमाउंट पर बेचते हैं तो वो जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। जब बेचा नहीं जाता तब सिर्फ गेन माना जाता है, हमारे पास ही रखी हुई है तब तक। तो गेन ऑन रिवॉल्यूशन 800 ए एंड बी में बटेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन का गेन नए पार्टनर्स के कोई हिस्से में नहीं आता है, ये पुरानी बात है। तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 कम 5, 5 31, 16 दिए 16 48, 480 एंड ए का एंड बी का आ जाएगा 320। ये आ जाएगा जी आपका रिवॉल्यूशन का गेन और गेन आ जाएगा। अब इस गेन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है, सभी पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले तो यहां पर उनका बैलेंस आ जाएगा, ए और बी का कितना बैलेंस था, 30,000 और 20,000, 30,000 20,000। फिर बैंक से जो सी पार्टनर है वो लेकर आया अपनी कैपिटल 15,000 रुपये की। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के अंदर 3,000 और 2,000 रुपये में। फिर गेन हुआ है पुराने पार्टनर्स को 480 और 320 रुपये का। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेजर पोर्शन मैंने बनाकर दिखा दिया है यहां पर। ये ए बी, ठीक है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। पूरी बात होगी रिवॉल्यूशन का, जो भी कैलकुलेशन करने का, अकाउंट बनाने का पर्पज यही था कि उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकें। और उसके बाद में बस यही था पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट, और कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के अंदर डालने जरूरी हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर लगभग पूरा कवर हो जाता है इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आने वाली क्लासेस के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक दो मेजर क्वेश्चंस जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है वो मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कि पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी तरह पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।